ये एक नॉर्मल ह्यूमन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ह्यूमन के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक एबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ लॉजिक जो कि इन सभी एनिमल से उसे अलग बनाती है, तो हमारे अंदर वैसे तो बहुत सारे एबिलिटी होती है जो कि हम सभी को अलग बनाती है, लेकिन जो रीज़न करने की एबिलिटी है हमारे अंदर, वो हम सभी ह्यूमंस को बाकी सब एनिमल स्पीसीज से अलग बनाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं किसी ह्यूमन को अगर पजल सॉल्व करने के लिए दूँ, तो अपनी रीजनिंग के साथ उस कैपेबिलिटी के साथ आसानी से सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर मैं वही पजल्स किसी एनिमल्स को दूँ तो नहीं सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि रीज़न करने की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। रीज़न करने की एबिलिटी हमारी और भी ज़्यादा शो होती है लोगों में, जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं या मान लो झगड़ा करते हैं, क्योंकि उस समय हम रीज़न का पूरा फ़ायदा सामने वाले को डिफेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ये चीज़ हम डिबेट में भी देख सकते हैं कि जब दो पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं तो वे एक दूसरे का सवालों का जवाब सोच समझ रीजनिंग के साथ ही देते हैं। तीसरा एग्जांपल है कोर्ट का। हम देख सकते हैं कि वकील जब भी जज को या किसी सामने वाले को प्रूफ देने की कोशिश करता है तो प्रूफ को साबित करने की कोशिश करता है अपने तर्कों के हिसाब से, अपने अपने स्टेटमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स ही प्रूफ को साबित करने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो वो भी एक प्रकार का रीज़न करने की एबिलिटी होती है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की तरफ। एंशियंट टाइम्स में यानी हज़ारों साल पहले, लगभग 10,000 साल पहले भारत में और बाकी सब जगहों पर जैसे चाइना और ग्रीस हो गया, यहाँ पर लॉजिक की शुरुआत हो चुकी थी बहुत साल पहले। लेकिन जो मॉडर्न लॉजिक है जिसका हम सिस्टमैटिक स्टडी आज कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ये भाई साहब ने शुरू की थी जिनका नाम है एरिस्टोटल। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने लगभग 2,500 साल पहले मॉडर्न लॉजिक की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अभी आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि फ़िलोसफी क्या होता है। फ़िलोसफी, मान लो अगर ये पेड़ है फ़िलोसफी का, ये पेड़ है, तो लॉजिक उसका ही एक छोटा सा ब्रांच है। बस लॉजिक के अलावा और भी सारे ब्रांचेस होते हैं फ़िलोसफी के अंदर, तो उसे नहीं पढ़ेंगे। तो फ़िलोसफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द जनरल एंड द फंडामेंटल क्वेश्चंस। हमारे जीवन से संबंधित जो भी मूलभूत क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, उसका पता करना। तो उसका एक अच्छा सा एग्जांपल है महाभारत का, जो कि 5,000 साल पहले हुआ था। तो एक दृश्य होता है कि अर्जुन जी कृष्णा जी से बहुत सारे सवाल पूछते हैं जीवन से संबंधित। तो एक उनमें से एक सवाल था, हाउ कैन आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ द लाइफ। तो कृष्णा जी कहते हैं कि फेस योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर विदाउट फियर। तो ये बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये था। और तो कृष्णा जी ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब अर्जुन जी को देते हैं। तो ये लगभग 5,000 साल पहले की घटना है। और हम कह सकते हैं कि कृष्णा जी जो थे बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे, या हिंदी में कह सकते हैं कि बहुत अच्छे दर्शन शास्त्री थे। तो इसके बाद देखते देखते कुछ सालों बाद जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी आ गया, जो कि इंडियन लॉजिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और इंडियन लॉजिक के अंदर ही आता था। तो बुद्धिज़्म जो है उसका लॉजिक जो है उसकी शुरुआत 3 लोगों ने किया था, जिनका नाम है धर्माकीर्ति, नागार्जुन और वासुबंधु। यही तीनों लोगों ने डेवलपमेंट किया था बुद्धिज़्म लॉजिक का। अभी भी हम देखेंगे जो तिब्बत साइड के जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, वहाँ पर अभी भी लॉजिक को एज अ स्टडी की जाती है, वहाँ पर एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा जाता है। फिर चाइना में लॉजिक की शुरुआत एक आदमी ने किया था जिनका नाम है मोजी। उनको सब मास्टर मो कहते थे। तो उन्होंने लॉजिक की शुरुआत किया था, चाइना में अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन वहाँ का जो किन डायनेस्टी था, उन्होंने वहाँ पर बंद करवा दिया लॉजिक को, क्योंकि वो लेगलिज्म के रूल को फॉलो करते थे और वो लॉजिक में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने लॉजिक को बंद करवा दिया। तो एरिस्टोटेलियन लॉजिक को ट्रेडिशनल लॉजिक भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जो लॉजिक था मिड 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया था। लेकिन जब 14th सेंचुरी का दौर आया और जब 19th सेंचुरी का बिगनिंग हुआ, उसके बीच में लॉजिक थोड़ा डिक्लाइन होना चालू हो गया था। फिर लेकिन 19th सेंचुरी में वापस से इसे रिवाइव कर दिया गया। बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी पीरियड के दौरान लॉजिक को एज अ फॉर्मल साइंस का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि ये भी एक साइंस का ही टाइप था, साइंस का ही एक प्रकार था। ठीक है, जैसे आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ लॉजिक की तरफ। तो जो लॉजिक का डेफिनेशन है वो रीजनिंग के आधार पर रखा गया है, क्योंकि जो रीज़न है हम ह्यूमंस के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो नेचुरल है। उसे हम इसके लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, हम बचपन से ही वो सीख जाते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो कोई भी चीज़ या कोई भी जो भी चीज़ होती है, पजल्स हो गया, कोई भी एक खिलौना गेम्स हो गया, तो हम खुद से सीख जाते हैं रीज़न के आधार पर।
लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हम झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, तो वो भी एक रीजनिंग है, लेकिन बैड रीजनिंग है वो। तो समटाइम रीजनिंग इज़ अ गुड एंड समटाइम इट इज़ अ बैड। तो लॉजिक हमें यही सिखाता है कि हम रीज़न कैसे करेक्ट करें, ठीक है। तो उसके बाद पहला डेफिनेशन पेश किया गया, उसमें लिखा था द साइंस ऑफ द लॉस ऑफ थॉट। तो ये पहला डेफिनेशन था, लेकिन लॉजिशियंस ने कहा ये तो गलत है, क्योंकि जो थॉट वर्ड है उसके अंदर जो चीज़ है थिंकिंग करने का, हम उसको स्टडी नहीं करते, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। तो थॉट में जो वर्ड्स आते हैं जैसे कि रिमेंबर हो गया, डे ड्रीमिंग हो गया, इमेजिनिंग, रीजनिंग हो गया, तो बाकी सबको छोड़ के जो रीजनिंग होता है हम उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द लॉजिशियंस लॉजिक इज कंसर्न विद ओनली वन टाइप ऑफ थिंकिंग दैट इज रीजनिंग। तो इम्प्रूव किया गया, फिर सेकंड डेफिनेशन लाया गया, तो लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ रीजनिंग। तो यह डेफिनेशन पेश किया गया लॉजिशियन के सामने। तो उनका कहना था कि ये भी थोड़ा सही नहीं लग रहा, क्योंकि बाकी सब तो सही है लेकिन हम रीज़न करने के अलावा हम उसको करेक्ट भी करते हैं कि रीज़न सही है कि गलत है। तो उसके बाद फिर फाइनल थर्ड डेफिनेशन पेश किया गया, तो उसमें लिखा था द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल यूज टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम द बैड रीजनिंग, ठीक है। तो उसके बाद ये सब हैप्पी हो गए। तो अभी हम सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है रीजनिंग इज़ अ काइंड ऑफ थिंकिंग इन विच इन्फ्रेंस टेक्स प्लेस। तो इन्फ्रेंस का मतलब होता है जब हम कोई भी व्यक्ति जब एविडेंस को लेकर जब कंक्लूजन की तरफ पहुँचता है तो उसे इन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वकील साहब जज के सामने जब एविडेंस को साबित करते करते कंक्लूजन की तरफ पहुँच जाते तो उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। तो इन्फ्रेंस रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेस होता है एक प्रकार का, जिसमें एक प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव यानी प्रपोजिशन, और उस प्रपोजिशन के बेसिस पे ही बहुत सारे प्रपोजिशन साबित किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू गेट प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लॉजिक। तो यहाँ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जैसे कि आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट, फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट और ट्रू फॉल्स, वैलिड इनवैलिड। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहला है आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, एविडेंस को लेकर जब कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हैं तो उसे हम लोग इन्फ्रेंस या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। हर आर्ग्यूमेंट में होता है ये। पहला लिखा है द ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशन इन विच वन प्रोपोजिशन इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द एविडेंस ऑफ रिमेनिंग प्रोपोजिशन, ठीक है। तो एक प्रोपोजिशन एस्टैब्लिश किया जाता है किसको लेकर, बहुत सारे प्रोपोजिशंस को लेकर। तो जैसे कि यहाँ पर हम अभी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो जो प्रोपोजिशन एस्टैब्लिश किया जाता है आखिर में तो उसे कंक्लूजन करते हैं, और जो कंक्लूजन को सपोर्ट करता है उसे प्रीमाइसेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है ऑल आर्टिस्ट आर द क्रिएटिव, सुनीता इज़ एन आर्टिस्ट देयरफॉर सुनीता इज़ क्रिएटिव। मतलब यहाँ पर पहला प्रपोजिशन और दूसरा प्रपोजिशन जो है वो प्रीमाइसेस है, क्योंकि वो लास्ट वाला जो है देयरफॉर सुनीता इज़ क्रिएटिव को सपोर्ट कर रहा है, और जो देयरफॉर सुनीता इज़ क्रिएटिव है वो क्या है, कंक्लूजन है। और जो पहला जो दो है वो है प्रीमाइसेस, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है लास्ट वाले को, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल छोटा सा आर्ग्यूमेंट का। और वो चीज़ हम डिबेट में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई भी डिबेट हो वहाँ पर प्रीमाइसेस और कंक्लूजन होता ही होता है, क्योंकि कोई भी हो प्रीमाइसेस को यूज़ कर करके वो कंक्लूजन पे पहुँचेगा, ठीक है। वो इन्फ्रेंस होता है, एक मेंटल प्रोसेस है। सेकेंड चीज़ है वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो वैलिडिटी क्या होती है, तो जो वैलिडिटी होती है आर्ग्यूमेंट की वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेमाइसिस और कंक्लूजन को लेकर ही होती है, ठीक है। अगर जो भी प्रेमाइसिस में बोला गया है वो अगर कंक्लूजन में साबित हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड है। अब आते हैं फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट में। यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स दिखेंगे तो आपको पहचानना है कि क्या अलग है दोनों में। तो पहला है कि ऑल मैन आर वाइज, राकेश इज़ अ मैन देयरफॉर राकेश इज़ अ वाइज। सेकंड है ऑल डॉक्टर्स आर रिच, सुनील इज़ अ डॉक्टर देयरफॉर सुनील इज़ अ रिच। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दोनों का फॉर्म, जो तरीका है बोलने का वो एकदम सेम है, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो अलग है, क्योंकि पहले में क्या है वाइज और राकेश को लेकर है, और दूसरा जो कंटेंट है वो डॉक्टर्स के बारे में और रिचनेस के बारे में है। तो उसका जो कंटेंट है वो अलग अलग है, लेकिन जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। तो एक कंटेंट वाइज डिफ़र कर रहे हैं लेकिन जो फॉर्म वाइज है वो बिल्कुल सेम है। तो वैसे ही फॉर्म वाइज भी डिफ़र कर सकते हैं, जो कंटेंट है वो सेम हो सकता है। तो ये यही है फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है।
आई होप समझ रहे होंगे आप। अभी हम बढ़ रहे हैं ट्रू फॉल्स वैलिड इनवैलिड की तरफ कि ये कब कहाँ यूज़ करना है। तो जो वैलिड और इनवैलिड होता है वो हमेशा आर्ग्यूमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और कभी ट्रू और फॉल्स यूज़ नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट के लिए, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट होता है हमेशा वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है, लेकिन कभी ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड होता क्या है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वकील हो, वो अपने प्रेमाइसिस यूज़ कर करके कंक्लूजन पहुंचता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है। वो कंक्लूजन, वो प्रेमाइसिस सही भी हो सकते हैं, वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी ट्रू फॉल्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो अलग अलग तर्क है, अलग अलग विचार हैं, ठीक है। जो मान लो दो वकील हैं, वो अपने अपने प्रेमाइसिस को यूज़ करके अपने अपने अलग अलग कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस लेडी ने, इसे जस्टिस कहते हैं, आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है, क्योंकि जस्टिस क्या होता है, ब्लाइंड होता है। वो खाली वकील के प्रेमाइसिस और कंक्लूजन पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा वकील अपने प्रेमाइसिस को यूज़ करके कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी वकील हो सकता है, वो अपने प्रीमाइसेस को ज़्यादा वैलिड दिखा सकता है, दूसरा वकील ज़्यादा और वैलिड दिखा सकता है। तो उन दोनों की वैलिडिटी पे ही केस डिपेंड करता है कि वो अपने प्रीमाइसेस को यूज़ करके कंक्लूजन किस प्रकार से वो शो कर रहे हैं, फाइनलाइज कैसे कर रहे हैं वो, ठीक है। अलग अलग एविडेंसेस शो कर सकते हैं वो, दूसरा वकील भी एविडेंसेस शो कर सकता है, वो अपनी तरफ खींच सकता है केस, दूसरा वकील अपनी तरफ खींच सकता है केस। लेकिन जो दोनों के प्रीमाइसेस और जो कंक्लूजन है वो कभी ट्रू और फॉल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो प्रीमाइसेस को यूज़ करके ही पूरा कंक्लूजन दिखा रहे हैं। कंक्लूजन अगर निकल रहा है मतलब उसके प्रीमाइसेस क्या है, सपोर्ट कर रहे हैं कंक्लूजन को और सही है मतलब, ठीक है। इसलिए जस्टिस ब्लाइंड होता है, ठीक है। और ट्रू फॉल्स कब यूज़ करना, ट्रू फॉल्स प्रपोजिशंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड नहीं यूज़ करते प्रपोजिशंस के लिए, ठीक है। प्रपोजिशन जब भी प्रस्ताव कोई रखता है तो वहाँ पर हमेशा ट्रू और फॉल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉशिंगटन इज़ एन अमेरिकन सिटी इज़ अ ट्रू प्रपोजिशन एंड लंदन इज़ एन इंडियन सिटी एज अ फॉल्स प्रपोजिशन, ठीक है। तो तो जब हम बात आर्ग्यूमेंट की कर रहे हैं तब हम आर्ग्यूमेंट के लिए वैलिड और इनवैलिड वर्ड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हम ओवरऑल आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करते हैं, जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, तब वहाँ पर हम वैलिड और इनवैलिड यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रीमाइसेस और जब कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कंक्लूजन या प्रीमाइसेस फेक या झूठी क्यों ना हो, तब हम, लेकिन ओवरऑल हम वैलिड और इनवैलिड यूज़ करेंगे। लेकिन जब प्रपोजिशंस की बात आती है, जब कोई प्रस्ताव की बात आती है, जब कोई रखता है प्रस्ताव, तब वो वहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो एग्जांपल, वॉशिंगटन इज़ एन अमेरिकन सिटी, ये क्या है, ट्रू प्रपोजिशन, हम सेंस करके हम दे बोल सोच समझ कर बता सकते हैं। और दूसरा लंदन इज़ एन इंडियन सिटी, ये फॉल्स प्रपोजिशन है, मतलब यहाँ पर हम ट्रू और फॉल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव एक टॉपिक रहेगा, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।